नमस्कार दोस्तों, ये भारतीय भूगोल का दूसरा वीडियो है। जिन्होंने पहला वीडियो ना देखा हो वो पहला वीडियो देख लें। और यदि मेरे वीडियो आप क्रमबद्ध रूप से लगातार देखते हो तो विश्वास कीजिए, जीवन में मरते दम तक किसी भी परीक्षा में आपका भूगोल का प्रश्न गलत नहीं होगा। बस लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की सीमा। भारत की सीमा की बात करें तो भारत के पास स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अतः भारत के पास स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत के पास 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा तथा 7,516 किलोमीटर की जलीय सीमा स्थित है। इस प्रकार भारत के पास कुल 22,716 किलोमीटर की सीमा स्थित है। भारत की सीमा को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। जो भारत के स्थलीय देशों से लगी हुई सीमा है उसको स्थलीय सीमा तथा जो समुद्र या जल से लगी हुई सीमा है उसको जलीय सीमा कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा भारत अपने 7 पड़ोसी देशों से सीमा बनाता है। ये 7 देश इस प्रकार हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इन 7 पड़ोसी देशों से भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं जिनको आप समझ सकते हो: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय और साथ में असम। इसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अन्य 16 राज्य हैं। यदि हम लंबाई के अनुसार इन राज्यों का घटता क्रम लिखें तो सबसे ज्यादा लंबाई भारत बांग्लादेश के साथ लगी है, उसके बाद चीन के साथ, तीसरा पाकिस्तान के साथ, चौथा नेपाल के साथ, पांचवा म्यांमार के साथ, छठा भूटान के साथ और सातवां अफगानिस्तान के साथ। इसको आप एक छोटी सी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बचपन MBA। तो याद रखें, किसी बच्चे ने बचपन में MBA कर लिया तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हो गई कि भारत के पड़ोसी देशों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम। तो वैसे बांग्लादेश सबसे ज्यादा लंबाई, उसके बाद चीन के साथ, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और सबसे अंत में अफगानिस्तान। इस प्रकार भारत की सर्वाधिक लंबाई बांग्लादेश के साथ तथा सबसे कम लंबाई अफगानिस्तान के साथ है। अब इनका एक एक देशों का विवरण हम समझेंगे। पहला जो सबसे ज्यादा लंबाई लगी है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश से भारत की 4,096 किलोमीटर की सीमा 4,096 किलोमीटर की सीमा लगी है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य लगे हैं। 5 राज्य का क्रम इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें सर्वाधिक लंबाई पश्चिम बंगाल के साथ और सबसे न्यूनतम लंबाई असम के साथ है। तो याद रखिए, बांग्लादेश की जो सर्वाधिक लंबाई है वो भारत के पश्चिम बंगाल से लगी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल यहां से स्टार्ट होता है और इस तरह से यहां तक जाता है। और सबसे कम लंबाई लगी है असम के साथ। अन्य 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। उसके बाद दूसरा देश है चीन। चीन की बात करें तो चीन से भारत की लंबाई है 3388 किलोमीटर की और इससे भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक यूटी यूनियन टेरिटरी। इस प्रकार भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन से लगे हैं, जिनको आप समझ सकते हो
केंद्र शासित प्रदेश तो हो गया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इनमें सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश से और सबसे न्यूनतम लंबाई ये लगी है सिक्किम से। इसको मैप में भी समझ सकते हो, यहां से यहां तक सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश से लगी है और सबसे न्यूनतम लंबाई इस छोटे से हिस्से सिक्किम से लगी है। इस तरह से चीन के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान से बात करें तो इससे लंबाई 3323 किलोमीटर। तो भारत की 3323 किलोमीटर की लंबाई से पाकिस्तान की सीमा लगी है। इसमें भारत के 2 केंद्रशासित प्रदेश और 3 राज्य हैं। 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। इसमें 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब तो 3 राज्य हैं और जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 केंद्रशासित प्रदेश हैं। इसमें सर्वाधिक लंबाई राजस्थान के साथ, आपको दिख भी रही होगी ये राजस्थान, और सबसे कम लंबाई ये है गुजरात के साथ। उसके बाद चौथा है नेपाल। नेपाल से भारत की 1751 किलोमीटर की लंबाई लगी है। यह है नेपाल से भारत की 1751 किलोमीटर की लंबाई लगी है। इससे भारत के 5 राज्य लगे हैं। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? यहां पर उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां सिक्किम। इसमें सर्वाधिक लंबाई बिहार के साथ और सबसे न्यूनतम लंबाई या कम लंबाई यह है सिक्किम के साथ। इसके बाद नंबर 5 पर देखेंगे हम म्यांमार से भारत की जो लंबाई लगी है वो है 1643 किलोमीटर। इससे भारत के 4 राज्य लगे हैं। 4 राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसमें सर्वाधिक लंबाई जो लगी है वो अरुणाचल प्रदेश से और सबसे कम मतलब न्यूनतम लंबाई ये लगी है नागालैंड से। आप इनको अच्छे से नोट्स बनाते जाएं क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी है जहां से मैप के द्वारा ही प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, वरना इसको रटा नहीं जा सकता। इसलिए आप इसको क्रमबद्ध रूप से इसी तरह से आप लिखते जाइए जैसे मैं बोलता जा रहा हूं। उसके बाद म्यांमार के बाद देखोगे तो म्यांमार के बाद है छठा भूटान से भारत की जो लंबाई है वो 699 किलोमीटर है, मात्र 1 किलोमीटर कम है 700 में, और इससे भारत के 4 राज्य लगे हैं। 4 राज्य। अब 4 राज्यों का क्रम इस प्रकार है, यहां पर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें सर्वाधिक लंबाई असम से लगी है और सबसे कम लंबाई सिक्किम से लगी है। आप देख भी सकते हो यहां पर असम यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक इसकी लंबाई लगी है, जबकि सिक्किम की लंबाई मात्र यहां से यहां तक है। इस तरह से सर्वाधिक लंबाई भूटान से असम की लगी है और सबसे कम सिक्किम की। उसके बाद लास्ट बचता है अफगानिस्तान से केवल 106 किलोमीटर की सीमा लगी है, लेकिन वो उसी हिस्से से लगी है जो अब वास्तव में पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इस हिस्से से लगी है और ये केवल लद्दाख से लगी है, लद्दाख। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की महत्वपूर्ण स्थलीय सीमाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यूरंड रेखा या ड्यूरंड लाइन। यह वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। यहां पर जो आपको ये लाइन दिख रही है, इस लाइन को कहा जाता है ड्यूरंड लाइन, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है।
लेकिन जब इसका निर्धारण किया गया था तो यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 तक भारत का हिस्सा था, इसलिए ड्यूरंड लाइन का निर्धारण 12 नवंबर 1893 को सर मार्टिमर ड्यूरंड द्वारा 12 नवंबर 1893 को भारत और अफगानिस्तान के मध्य किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण लाइन है रेड क्लिफ लाइन की बात करें, जैसे कि नाम से है, रेड मतलब खतरा और भारत को पाकिस्तान से यह खतरा बना रहता है, तो इसलिए रेड क्लिफ लाइन को आप समझ सकते हो कि यह भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसका निर्धारण सर रेडक्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 को किया गया था, अर्थात भारत की आजादी के 2 दिन बाद रेडक्लिफ लाइन का निर्धारण किया गया था। तीसरी महत्वपूर्ण रेखा है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, यह रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, या ये कहें कि यह रेखा जम्मू कश्मीर तथा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK पाक अधिकृत कश्मीर, यहां पर समझ सकते हो ये लाइन है यहां से, और इस तरह से इससे इधर जो कब्जा है पाकिस्तान का, इसी को बोलते हैं हम POK, और इसके दक्षिण में है। तो इस LOC का जो निर्धारण किया गया था वो 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था, तो याद रखें LOC अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, लेकिन इसे भारत वास्तविक रेखा नहीं मानता इसे, क्योंकि जो पाकिस्तान ने जिस जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है उसको बोला जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तथा जम्मू कश्मीर के मध्य यह लाइन स्थित है। इसका निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण रेखा और पढ़ेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण रेखा है मैकमोहन रेखा, नंबर 4 मैकमोहन रेखा। वास्तव में मैकमोहन रेखा कहा तो जाता है कि ये भारत और चीन के मध्य है, लेकिन ये भारत के केवल अरुणाचल प्रदेश से की सीमा है, भारत के साथ केवल अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, तो इसलिए कह सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य यह सीमा स्थित है, जिसका निर्धारण हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में किया गया था। तो याद रखिए मैकमोहन रेखा वर्तमान में भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य स्थित है। इसका निर्धारण हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में किया गया था। भारत इसे अंतरराष्ट्रीय रेखा मानता है, लेकिन चीन इसे अंतरराष्ट्रीय रेखा नहीं मानता, क्योंकि चीन का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है, क्योंकि यहां पर जो व्यक्ति पाए जाते हैं वो तिब्बत की प्रजाति के हैं, तो इसलिए चीन इस पर अपना अधिकार या कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत इसको अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है मैकमोहन रेखा को, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण रेखा है 5वें नंबर पर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो यहां पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो ये है, यहां पर इस पर इतने हिस्से पर चीन कब्जे किए हुए है, इसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, और इसी के मध्य भारत और चीन के मध्य जो, या ये कहो कि भारत और अक्साई चीन के मध्य इस रेखा का निर्धारण है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यह है भारत और अक्साई चीन, जिसने मतलब जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था वर्तमान में लद्दाख का है, तो ये लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य स्थित है, इसको इतना याद रखें। उसके बाद महत्वपूर्ण और रेखा है जिसको बोलते हैं हम शून्य
रेखा। शून्य रेखा वास्तव में ये किसी दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि भारत के एक राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है, बांग्लादेश के मध्य है। तो यहां पर समझ सकते हो ये है त्रिपुरा, और त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो लाइन है उसको बोलते हैं हम शून्य रेखा। शून्य रेखा से बस एक ही प्रश्न बन सकता है, वो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा है? शून्य रेखा। उसके बाद त्रिपुरा के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। देखो यहां तक बांग्लादेश है और बांग्लादेश से त्रिपुरा इधर से भी और इधर से भी तीनों ओर से घिरा है, तो इसको याद रखें। उसके बाद एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो काफी महत्वपूर्ण है, 7 मई 2015 को भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का आदान प्रदान हुआ, जिसमें भारत की कुछ भूमि बांग्लादेश को दी गई और बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत को दी गई। इसमें था किस तरह से आपको समझना चाहिए इसको, जैसे कि ये भारत है और ये है बांग्लादेश। अब था क्या, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय जो क्षेत्र पाकिस्तान में थे, क्योंकि बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसलिए यहां पर मैं समझा रहा हूं तो पाकिस्तान को लेकर के चल रहा हूं। तो जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था तो जो आज बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता। तो इसमें क्या था, बांग्लादेश के कुछ गांव भारत के कब्जे में आ गए थे। इस तरह से मान के चलो कि ये बांग्लादेश के जगह जगह कुछ गांव भारत के हिस्से में आ गए थे, जो पश्चिम बंगाल या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाले हिस्से में थे, और इसी तरह से भारत के कुछ जो गांव थे वो बांग्लादेश में चले गए थे। और ये ऐसे गांव थे, कहने को तो भारत के थे लेकिन बांग्लादेश के कब्जे में थे, या ये भारत के थे वो सॉरी बांग्लादेश के थे, तो कुछ गांव इसमें भारत के कब्जे में थे। लेकिन इनके जो नागरिक थे वो बांग्लादेश, जो यहाँ पर गांव है बांग्लादेश का गांव है तो वो नागरिक बांग्लादेश का होगा, और जो ये गांव यहाँ पर है बांग्लादेश में वो भारत के नागरिक थे। इस तरह से इसमें इनके लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और बाद में अंतिम परिणाम 7 मई 2015 को आया, जिसमें क्या हुआ कि जो भूमि कुल मिलाकर के बांग्लादेश की थी वो भारत ने बांग्लादेश को उतनी भूमि दे दी और उससे उतनी भूमि वापस ले ली। तो इसमें भारत के 4 राज्य शामिल हुए। 4 राज्य कौन कौन से थे? यहां पर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा था असम, तीसरा त्रिपुरा और मेघालय। इसमें मिजोरम शामिल नहीं था। इसको याद रखें कि 7 मई 2015 को बांग्लादेश और भारत के मध्य भूमि का आदान प्रदान हुआ। जितनी भूमि बांग्लादेश के पास थी भारत की वो भारत को दी गई, और जितनी भूमि भारत की बांग्लादेश के पास थी वो बांग्लादेश को दी गई। इस प्रकार से भूमि का आदान प्रदान हुआ, और यह भूमि का आदान प्रदान 4 राज्यों के साथ हुआ, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इसमें मिजोरम शामिल नहीं था। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है? तो भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है? इसका उत्तर होगा यूपी। यूपी भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। इसको समझ सकते हो। पहला यहां पर उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा यहां पर छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड, आठवां बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इस तरह से उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है, भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से। उसके बाद एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। तो बस इसकी डेट याद रखें, तेलंगाना का गठन कब हुआ। ये जो तेलंगाना है इसका गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को। उसके बाद भारत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लो। भारत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, या भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, या भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो भारत का सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है यहां पर इंदिरा कॉल, इसका नाम है इंदिरा कॉल। यह 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका दूसरा नाम भी है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पॉइंट। इस तरह से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल तथा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट है। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है, मुख्य भूमि पर, भारत की मुख्य भूमि पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु यह है यहां पर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। जब महत्वपूर्ण द्वीपों पर चर्चा करूंगा तो मैं बताऊंगा यहां पर इंदिरा पॉइंट कहां पर है। यहां पर थोड़ी सी जगह का अभाव है, इसलिए यहां पर इंदिरा पॉइंट के बारे में मैं विस्तार से बाद में अगले वीडियो में समझाऊंगा। मुख्य भूमि से जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत की मुख्य भूमि का, वो यहां पर है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। उसके बाद भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहां पर अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है वालांगू, वालांगू, या एक नाम और है इसका कीबुथु, कीबुथु। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो गया वालांगू या कीबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये यहां पर है, जिसको कहा जाता है सरक्रिक, सरक्रिक। और यहां पर एक गांव है सरक्रिक के पास जिसका नाम है गोरमोती। तो इस तरह से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि अंडमान निकोबार में है पिगमेलियन पॉइंट, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु इसका नाम है सरक्रिक या गोरमोता, और सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू या कीबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की जलीय सीमा की लंबाई, भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा। यदि हम मुख्य भूमि से भारत की समुद्री सीमा या जलीय सीमा की बात करें तो मुख्य भूमि से भारत की जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, जबकि द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। अब इसको समझते हैं किस तरह से। भारत की जो मुख्य भूमि में है, यहां पर जो मुख्य भूमि दिख रही है, भारत की मुख्य भूमि से समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित जैसे कि यहां पर दमन द्वीप, लक्षद्वीप, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप और पांडिचेरी या छोटे बड़े काफी द्वीप हैं यहां पर, उन सभी द्वीपों को मिला करके भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाते हैं। यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि भारत के कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात कुल 13 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाते हैं। अब 9 राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पर, यह है गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पर। पहला दमनदीप, दमनदीप, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा यहां पर पांडिचेरी है, पांडिचेरी को अभी विस्तार से समझाऊंगा, पांडिचेरी, इसको बहुत ही रोचक जानकारी है, अंत तक वीडियो को देखते रहें। और चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार को द्वीपों के जो अगला वीडियो होगा उसमें अंडमान निकोबार को विस्तार से पढ़ाया जाएगा, बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। इस तरह से भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप, लक्षद्वीप,
पांडिचेरी और अंडमान निकोबार ये समुद्री सीमा बनाते हैं। अब यहां पर कुछ बातें और समझनी होगी। पश्चिमी तट से समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य, पश्चिमी तट से समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य या पश्चिमी तट से लगे भारतीय राज्य। यहां पर पहला है गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल तथा तमिलनाडु, तमिलनाडु। उसके बाद पूर्वी तट से लगे भारतीय राज्य, पूर्वी तट से पहला तमिलनाडु, तमिलनाडु। दूसरा यहां पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरा उड़ीसा और चौथा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहां पर एक बात कॉमन है कि तमिलनाडु पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों से लगा है, क्योंकि जो पश्चिमी तट है वो कन्याकुमारी तक है और कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में, इसलिए पश्चिमी तट पर लगने वाले राज्य हो गए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। जबकि पूर्वी तट पर लगने वाले राज्यों में भी केरल गिना जाएगा और पश्चिमी तट पर भी। उसके बाद एक बात और याद रखनी है, स्थलीय तथा जलीय सीमा से लगने वाला भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा से भी लगे हैं, यहां पर पाकिस्तान से लगे हैं और इधर समुद्र से। तो गुजरात जो है पाकिस्तान और समुद्र दोनों से लगा है, इसलिए स्थलीय सीमा और जलीय सीमा वाला राज्य है। और इसी प्रकार यहां पर पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश से भी लगा है और समुद्र से भी लगा है। इस तरह से भारत के दो राज्य गुजरात और पश्चिम बंगाल स्थलीय तथा जलीय सीमा दोनों से सीमा बनाते हैं। उसके बाद एक प्रश्न बहुत ही बार बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य, तो मैं यहां पर सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य मैं इनका क्रम लिख रहा हूं। तो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में पहला है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जिसकी लंबाई 1917 किलोमीटर लगभग समुद्र से लगी है, यहां पर अंडमान निकोबार है। दूसरा है गुजरात जिसकी लंबाई लगभग 1215 किलोमीटर समुद्र से लगी है। यहां पर देखो गुजरात है, ये गुजरात थोड़ा सा कटा फटा तट है इसलिए इसकी लंबाई बहुत ज्यादा बैठ जाती है। तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है यहाँ पर पहला अंडमान निकोबार हो गया, केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर गुजरात आएगा, दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश आएगा, तीसरे नंबर पर राज्यों में आएगा तो वो आएगा तमिलनाडु। तो इस तरह से भारत के 4 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लंबाई अंडमान निकोबार की है, और राज्यों की बात करें तो राज्यों में सर्वाधिक लंबाई गुजरात की है जो समुद्र सीमा से लगे हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। सबसे कम समुद्र से सीमा बनाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में पहला है दमनदीप मात्र 10 किलोमीटर लगा है। दूसरा है पांडिचेरी 31 किलोमीटर और तीसरा है गोवा। इस तरह से भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम सीमा दमनदीप की है, उसके बाद पांडिचेरी की है और सबसे कम है राज्यों में गोवा की। तो सबसे छोटा राज्य भारत का जिसमें सर्वाधिक कम समुद्री सीमा लगी है। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है, याद रखिए, भारत का पूर्णतः सर्वाधिक समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है? भारत का पूर्णतः समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है जिसकी सर्वाधिक लंबाई समुद्री सीमा से लगी है? वो है आंध्र प्रदेश। क्योंकि गुजरात पूर्णतः समुद्री सीमा से नहीं लगा हुआ, क्योंकि यह पाकिस्तान से भी लगा हुआ है, मतलब स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा। तो पूर्णतः जलीय सीमा बनाने वाला सर्वाधिक लंबी
तट रेखा वाला जो राज्य होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम समझ लेते हैं पांडिचेरी को। पांडिचेरी अपने आप में एक रोचक तथ्य है। पांडिचेरी ये है भारत का दक्षिणी हिस्सा, और यहाँ पर है केरल और यहाँ पर है तमिलनाडु, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये है आंध्र प्रदेश। अब पांडिचेरी की बात करते हैं तो पांडिचेरी इसे 1954 में फ्रांसीसियों से मुक्त कराया गया, फ्रांसीसियों से मुक्त कराया गया, और इसके वर्तमान में 4 जिले उपलब्ध हैं, जिसमें एक पांडिचेरी, दूसरा कराईकल, और तीसरा माहे, और चौथा यमन। तो भारत में पांडिचेरी के 4 जिले हैं, पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यमन। जब इसे फ्रांसीसियों से मुक्त कराया गया 1954 में, तो फ्रांसीसी जगह जगह बसे हुए थे और उसी को अपना क्षेत्र माने हुए थे। तो यहाँ पर केरल में इस स्थान पर, यहाँ पर समझ सकते हो, केरल में इस स्थान पर था माहे, और यहाँ पर पांडिचेरी ऊपर, पांडिचेरी नीचे कराईकल, और यहाँ पर यमन। इस तरह से पांडिचेरी 4 जिलों में है, लेकिन 3 राज्यों में बसा है। यमन ये है आंध्र प्रदेश में, माहे केरल में है, और पांडिचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार भारत में पांडिचेरी की एक अद्भुत कहानी है, जो कि कभी फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा करता था। भारत ने इसे 1954 में पूरी तरह से इनसे मुक्त करा लिया, और इसको 4 अलग अलग स्थानों पर इनको एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम दे दिया गया, जिसको हम पांडिचेरी के नाम से जानते हैं। इसमें 4 जिले पांडिचेरी और कराईकल पूरी तरह से तमिलनाडु में है, माहे केरल में है, और यमन ये है आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पर माहे की बात करें तो माहे भारत का सबसे छोटा जिला है, जो कि पांडिचेरी का एक जिला है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य और रह गया है, उसको भी समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि ये संधि हुई थी 1982 में। इसमें एक निर्णय लिया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस देश के पास अपना समुद्री तट है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई, जिसमें कहा गया कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी को प्रादेशिक समुद्री सीमा कहेंगे, और इसमें किसी भी देश को उतना अधिकार होगा जितना कि वह समस्त भूमि पर अधिकार कर सकता है। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा, और प्रादेशिक समुद्री सीमा के तहत किसी भी देश को, भारत सहित किसी भी देश को वो अधिकार होता है कि जितना अधिकार वह मुख्य भूमि पर रखता है उतना ही अधिकार वह 12 समुद्री मील तक रखेगा। उसके बाद आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक दूसरी सीमा निर्धारित की गई, जिसका नाम है संलग्न क्षेत्र या आविचन मंडल, इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस जोन। तो इसकी सीमा, संलग्न क्षेत्र की सीमा होती है आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, और इसमें किसी भी देश को 3 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। वह साफ सफाई कर सकता है, वह सीमा शुल्क वसूल सकता है, वह व्यापार मतलब वित्तीय अधिकार जमा सकता है। इस तरह से उसको 3 अधिकार मिले हुए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण सीमा है जिसको कहते हैं हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो EEZ इसको शॉर्ट में बोला जाता है। यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इसमें किसी भी देश को 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, वैज्ञानिक अनुसंधान, अर्थात वह 200 समुद्री मील तक अपने वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। दूसरा, नए द्वीपों का निर्माण, जैसे कि भविष्य में मान लो भूमि की कमी होती है तो वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर वह समुद्र में अपनी दुनिया बसा सकता है, तो नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन का दोहन, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि समुद्र, आपको पता है समुद्र खनिज संसाधनों के भंडार है, और यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में, भूमि से बहुत अधिक मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं समुद्र में, और भारत या कोई भी देश अपनी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक खनिज संसाधनों का दोहन कर सकता है। अब इस तरह से भारत को भी ये तीनों अधिकार प्राप्त हैं, आप अच्छे से इसको लिख लीजिए।
और मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहें, क्योंकि इसमें वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। इसको क्रमबद्ध रूप से देखते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद।